उन्होंने कर ली दूसरी शादी। मैं छोड़ के उसको साथ लेके मलेशिया चला गया। ना घर था ना बाहर था। वो अम्मी की तरफ कभी रहती रही, कभी बहनों की तरफ। मैंने रात को चादर ओढ़नी, कचड़े के ढेर से मैंने बोतलें उठाना, आना छाव बुरे वाले को देना, उसको 50 में मिल जाएगी, 60 में मिल जाएगी, 40 में। वो मैंने ये बच्चों को चाय के साथ रस में डुबो करके खिला के खुद पानी पी लेती थी। मैं तो जलील हो गई हूँ। मेरा कोई देख लेगा खानदान कि इतनी अमीर थी। मैं कहा क्यों ना फौजिया मरी जाऊँ, तो चलो इनको भी मार देती हूँ। मैंने आटा लिया, नीला धोता, मैं इनको देखने लग गई। मैंने कहा ये मेरे मासूम बच्चे हैं, एक दूसरे से पहले मरने का कर रहे हैं। फौजिया तो कितनी जालिम है। मैं कहा इनको मैं क्यों मारूं। इनको देख के मेरा हौसला बढ़ा। मम्मा आपने इसलिए जहर बनाया, मैं पता है मेरे लात नहीं ठीक, हम नहीं कहेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मेरे साथ जो औरत मौजूद है जिन्होंने मलेशिया में बहुत लग्जरी ज़िंदगी गुजारी, एक दिन में 8-8 सूट बदलने वाली औरत आज किस हालात में ज़िंदगी गुजार रही है और क्यों गुजार रही है। एक रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं अपने बच्चों की कफ़ालत करने के लिए। क्या हमारे माशरे में औरत इतनी मजबूर है? क्या हमारे माशरे में औरत को कोई पूछने वाला नहीं है? यही औरत अगर तंग कपड़े पहनकर या शॉर्ट कपड़े पहनकर मार्केट में निकल जाए तो हर इंसान की नज़र उठती है, तनकीद करने वाले भी उठ जाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया जाता है। लेकिन अगर वही औरत इज़्ज़त के साथ अपने घर का चूल्हा चलाने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही हो तो तब वो औरत किसी को नज़र नहीं आती। मतलब कि ये बात यहाँ पर आकर सच साबित हो जाती है कि अगर एक औरत सर ढांप ले तो उसके लिए किसी की नज़र नहीं उठती, और सर कपड़े उतारने के लिए एक औरत पर लाखों रुपये खर्च कर दिए जाते हैं। इसी सोसाइटी में हम लोग रहते हैं और इसी सोसाइटी में ऐसी औरतें हैं जो अपने रोज़गार के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो अपने बच्चों की कफ़ालत करने के लिए ज़िंदगी की मुश्किल से मुश्किल जो एक आदमी भी नहीं बर्दाश्त कर सकता वो सब कुछ फेस कर रही होती हैं। और इस तरह के लोगों को भी फेस कर रही होती हैं जो फिर भी इज़्ज़त के साथ भी ज़िंदगी गुजारने नहीं देते। मेरे साथ फौजिया मौजूद हैं। इनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ और आज ये क्यों एक रिक्शा चलाने पर मजबूर हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी फौजिया? अल्लाह का शुक्र। मलेशिया में आप इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको मलेशिया से वापस आना पड़ा? जिस वजह से मैं आई थी वो मैं बता भी रही हूँ, मैं फिर भी वही बताऊँगी कि मेरे भाई थे आज़म खान, उनकी डेथ हो गई थी। उन्होंने सुसाइड कर ली थी क्योंकि वो भी मीडिया में थे। उसको तनख्वाही नहीं मिलती थी, 8 माह से तनख्वाही बल्कि साल की जमा की हुई थी ज़िया शाहिद ने। उन्होंने सुसाइड कर ली। मुझे उसकी मैयत पे आना पड़ा। जब मैं उधर से यहाँ आई, मलेशिया से आप भाई की वजह? जी मैयत पे आई। मैं बड़ी था, तीसरा दिन में आई थी। बल्कि कि मैंने अपने भाई का मुंह भी नहीं देखा। मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मैंने अपने भाई का मुंह भी नहीं देखा। तो जब हम इधर आए उसके बाद अब्बू सदमे से फोत हो गए। अब्बू जब फोत हो गए पीछे मेरे हस्बैंड भी आ गए। जब वो आ गए नहीं इधर, क्योंकि वो ट्रैवल एजेंट थे, उनके पास दौलत पैसा अल्लाह पाक ने उस पर बहुत उसको दे दिया। तो उन्होंने कर ली दूसरी शादी। मैं टेंशनों में थी, भाई की फौत की भी थी, परेशानी में थी। ऊपर से अब्बू होते गए, ऊपर से मेरा बेटा होने वाला था, चौथा बेटा मेरा। तो मुझे नहीं समझ लगी। उन्होंने शादी करके हमें छोड़ के उसको साथ लेके मलेशिया चला गया और हमसे कॉन्टैक्ट भी ख़त्म कर दिया। आपको यहीं पे छोड़ गए? जी, मुझे बच्चों के साथ यहीं पे, ना घर था ना बाहर था। वो अम्मी की तरफ कभी रहती रही, कभी बहनों की तरफ। हार के उनके भी घर के हालात नहीं सही थे। फिर मैं मकान किराए पे आ गई। मकान किराए पे लिए बड़े मुश्किलों से। फिर मैंने बहनों भाइयों को नहीं बता सकी। पहले तो मैं बता ही नहीं सकी कि मेरे रफ़ाकत ने, हस्बैंड ने ये कर दिया, क्योंकि मुझ पे इतना अच्छा वक्त था। मैं उधर से अपने, क्योंकि मेरी वो वालदा थी, मेरी वो बहनें थी, तो भाई तो था नहीं, तब्बू का भी नहीं था कोई कारोबार। तो मैं इनको बिल वगैरह भी मैं ही भेजती थी। मैं इनको नहीं बताती। वो शरीका नहीं जिसे कहते हैं कि शरीके के आगे। वहाँ पर से घर वालों को सपोर्ट करती थी? जी हाँ, मैं उनको भी करती थी। मैं यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी और मैं दोनों मिल के हम सबकी इमदाद किया करते होते थे। कि जितने रिश्तेदार हो, किसी को गरीब को भी देखना, हम उनकी इमदाद भी किया करते थे। तो ये है कि फिर उन्होंने पता किया, मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो गए। डिवोर्स नहीं हुई आपकी? नहीं, मेरी तलाक नहीं हुई थी। मेरे हस्बैंड छोड़ के वैसे ही चले गए थे। फिर उसने मुझे माफ़ी के लिए फ़ोन किया मलेशिया से, तो कह रहा मैं वापस आ रहा हूँ, तो उसके घर बेटी पैदा हुई है, तो मुझे तुम माफ़ कर दे। मैं कहा मैं तुम्हारी शादी तो माफ़ कर लूँगी, पर मैं तुम्हें ये नहीं माफ़ करूँगी जो मैंने अपने बच्चों के हालात देखे भूख से मरते हुए। तो तुम्हें नहीं पता मेरे साथ क्या क्या यहाँ रफ़ाकत बीती। जैसे बच्चा एक बताता नहीं बातें, मैं ऐसे उसको बता रही हूँ, पर मैंने उसको कहा मैं तुम्हें माफ़ नहीं कभी करूँगी। ना तो मेरे दिन का हिसाब दे सकता है, ना तो मेरी रात का हिसाब दे सकता है, ना तो मेरे बच्चों का हिसाब दे सकता है। मेरी वो दिन रातें कहाँ से आएंगी, मेरा वो खुशी का वक्त कहाँ से आएगा।
मुझे तुमने इतनी खुशियाँ दे के जितने गम दे दिए, खुशियाँ तो सारी गुम हो गई, तो अब गम ही गम रह गई। उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, तो फिर भी मुझे माफ़ कर। मुझसे बातें कर रहे 3 दिन मुझसे कॉन्टैक्ट में थे। तीसरे दिन उनका जुम्मे का दिन था, मलेशिया के 8 साढ़े 8 का टाइम था, पाकिस्तानी 5:30 बजे का टाइम था। इनका एक्सीडेंट, मुझसे बात कर मेरी आँख लगी इसका एक्सीडेंट हो गया, तो पता लगा जी वो फोत हो गए। फिर वहाँ से इसकी 12 दिन बाद लाश आई मेरे हस्बैंड की मलेशिया से। वहाँ पे इसके 2 पोस्टमार्टम किए गए। फिर वहाँ पे कुछ था, मेरे ख्याल से सास भी मेरी उधर सेटल थी, मेरी सौंकन भी वहीं सेटल थी। जितने उनको उधर से पैसे मिले वो भी उन्होंने रखे। मेरे हस्बैंड का इंश्योरेंस हुआ, उन्होंने उसको भी शो करा दिया, मुझे बिल्कुल किसी खाते में नहीं रखा। मैं तो टाइम के टाइम जनाजे पे पहुंची हूँ, जब ताबूत में बच्चे थे छोटे छोटे, और इनके ऊपर तब जब वो फोत हुआ ना, तब ये मेरा उस्मान पैदा हो गया था, 6 माह का था। ये मेरा बेटा 6 माह का था जब इनके पापा की डेथ हो गई। ये जब पैदा होने वाला था, जब उसने शादी की थी दूसरी, तो जब ये पैदा हो गया 6 माह का हुआ, इसने अपने पापा को, ना इसके पापा ने इसको उठा के देखा है, ना इसने अपने पापा को, यानी कि उसके गोद में जैसे होती आपने है। अपनी फैमिली कितनी सपोर्ट की है वहाँ पर? जब आपके ऊपर बुरा वक्त आया तो आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं किया आपको? नहीं, मैंने उनको कहा ही नहीं। मैंने आपको पहले कहा है, क्योंकि मेरी बहनें थी, वो अपने घर के बहनोई मेरे अच्छे, जो भी है जिस तरह भी है, अच्छे बहनोई और भी कोई है। आपकी फैमिली में कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सकता हो? नहीं, कोई नहीं करता आजकल, आपको पता है, कोई भी नहीं कर तो सकता। फिर आपने स्टार्ट कहाँ से लिया? इतने क्राइसिस के बाद आपने कहाँ से शुरुआत की? मैंने शुरुआत, सबसे पहले तो मैंने शुरुआत ये की थी कि जब मैंने अपना, मेरे सोने के कांटे हर चीज़ थी, मैंने वो बेचते लास्ट मेरा नाक में कोका था सोने का, मैंने वो भी बेच दिया। जब वो भी बिक गया, मैंने क्या करना, मैंने रात को चादर ओढ़नी, एक तोड़ा पकड़ना और कचड़े के ढेर से मैंने बोतलें उठानी, ये कोक की बोतलें वगैरह उठानी, वो जमा करके छुपा के चारपाई के नीचे रख देती थी। सुबह उठना, वो आना छाम बुरे वाले को देना, उसके 50 में मिल जाएंगे, 60 में मिल जाएंगे, 40 में, वो मैंने ये बच्चों को चाय के साथ रस में डुबो करके खिला के खुद पानी पी लेती थी। ये स्टार्ट किया। उसके बाद बच्चे थे, फिर करते करते इतनी को तंग हो गई, मैंने आटा लेके आई हूँ, किलो आटा लेके आई थी, इसी तरह छामूरा रात को जमा किया। मैंने फैसला कर दिया आज मैं क्या बस करूँगी, आइंदा के बाद मैं तो जलील हो गई हूँ, मेरा कोई देख लेगा ख़ानदान कि इतनी अमीर थी। मैं कहा क्यों ना फौजिया मरी जाऊँ। फिर मैंने कहा मैं मर जाऊँगी, मेरे बच्चों को क्या होगा, तो चलो इनको भी मार देती हूँ। मैंने आटा लिया, नीला थोथा, उसको मैंने 10 रुपये का लिया था, मुझे अभी भी याद है। 10 रुपये का मैंने नीला थोथा लिया, मैं बैठ के आटा गूंदा, बच्चे खुश आगे पीछे, मम्मा कब गूंदोगी, कब पकाओगी। 2 दिन से मेरे बच्चे भूखे। मैंने आटा गूंद के मैंने रोटी पकाई। मेरे बच्चे, एक कहता है, ये छोटा सा था और ये तो 6 माह का था, ये कहता है मैं खाऊंगा, अरहम कहता है मैं खाऊंगा, बेटी कहती है मैं खाऊंगी। मैं इनको देखने लग गई। मैंने कहा ये मेरे मासूम बच्चे हैं, एक दूसरे से पहले मरने का कर रहे हैं। फौजिया तो कितनी जालिम है। मैंने अपने आप को कहा कि तो कितनी जालिम है, तुमसे वो रोटी मांगते, तुम उनको रोटी नहीं दे सकती। अच्छा रफाकत, तुम्हें अल्लाह सजा दे। मैं कहा इनको मैं क्यों मारूं, इनको देख के मेरा हौसला बढ़ा। अब रोटी पे ही कर रहे हैं। मैंने उनको कहा बेटा रोटी नहीं मिलनी। मैंने आटा फेंक दिया, पानी में भगा दिया। कहते मामा क्यों फेंक दिया आपने। और मुझे कहता, मेरी बेटी कहती है मामा आपने, ये छोटा सा ये बोल भी नहीं सकता था, मैं बस ये करता था, मामा आपने क्यों फेंक दिया। मैं कहा बेटा इसमें छिपकली फिर गई। कहते मामा आप झूठ कह रही हो, आप हमें खाना नहीं देती, पापा में देगा बड़ा बड़ा जैसे। मैं कहा नहीं, मैं कैसे, मेरा मैं तो मरने लगी थी, मैं आपको भी मारने लगी थी, मैंने इसमें जहर मिला दिया। तो कहता है मामा आपने इसलिए जहर मिलाया, मैं पता मैंने लात नहीं ठीक, हम नहीं कहेंगे आपको। फिर मैंने हौसला किया, मैंने अपने बच्चों को देख के ये हिम्मत की कि मेरे बच्चे मरने के लिए तैयार हैं, तो तुम्हारे तो हाथ पैर है, चल फौजिया तू रूढ़ी ते कचरा तो छापर जो बोतलें उठा कर दी, चल तू कभी मुलाजिम में रखी थी, आज घर लोगों के घर में काम ढूंढ। मैंने काम ढूंढे। फिर आप पढ़ी नहीं हुई? नहीं मैं पढ़ी नहीं थी, यही तो ताना। और कोई आपको काम आता था इस तरह का? मलेशिया में जॉब की कोई? मलेशिया में मैंने कोई जॉब नहीं की। वैसे क्या आपको काम आता? मैं गारमेंट्स की भी हुनर रखती हूँ, मैंने गारमेंट्स की स्टिच करती हैं? हाँ, मैंने बहुत फर्मों में, सारा टेक्सटाइल में, हिजवेरी टेक्सटाइल में भी मैंने काम किया। मैंने आपने किसी ऐसी जगह पे क्यों नहीं अब ट्राई किया जहाँ पर आपको ये काम आता, तो किसी फैक्ट्री में या किसी शॉप पे? मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बच्चों को पल पल मेरी ज़रूरत है। मैं रिक्शा लेके जाती हूँ, मेरा एक पैर घर होता है, एक पैर बाहर। मैंने जब भी जाना घर को ताला लगा के जाती हूँ, आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। कब से चला रही हैं रिक्शा?
मुझे 3 साल हो गए। तो क्या इसमें आपको आमदनी होती है? बच्चे पढ़ते हैं आपके? बच्चे मेरे पढ़ते हैं, पर मैं 7 साल लोगों के घर में ही काम करती थी। अब मेरे घर में लोगों का काम नहीं, क्योंकि कोरोना हमारा जब से साल हुआ ना, छोड़ दिया? लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा बाजी माफ़ कर दे। कईयों ने मुझे कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमें बख्श दे। मैं कह जाओ बख्श दिए, पर अल्लाह ने मेरी सुनी, अल्लाह ने मुझे दिए। ये घर का किराया कितना? इसका 9,000। 9,000। और रिक्शे चलाकर आप इनकी फ़ीसें भी निकालती हैं, घर का खर्चा भी करती हैं? हाँ जी। और किसी की कोई सपोर्ट नहीं? किसी के कपड़े घर ला के धो लेती हूँ। मुझे कोई कोई फ़ोन करती है ना बीबी है कि सारे कपड़े धो दे, वो उनके कपड़े घर ला के धो के उनको फिर तय में लगा के वो भी दे जाती हूँ। अपने शोहर को माफ़ कर दिया था आपने? हाँ जी, मैंने उनको बख्श दिया था। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया, ये होती है औरत। हम जैसे लोगों के लिए मैं अपने आप को इसलिए हर बार इस चीज़ में शामिल करती हूँ क्योंकि शायद हम लोगों के ऊपर जब ये सब कुछ है तो हम लोग ये सब फेस नहीं कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, औरत को कपड़े उतारने के लिए, ये एक तल्ख हकीकत है कि औरत को कपड़े उतारने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह जो औरत मेहनत कर रही होती है वो किसी को भी नहीं नज़र आती है। इनकी स्टोरी बहुत सी जगह पर चल रही है, लेकिन अब तक इनका कहना है कि इनको किसी किस्म की किसी ने मदद नहीं की है। फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो इनकी मदद कर सके। अपने बच्चों के लिए माएँ कमज़ोर ज़रूर होती हैं, लेकिन सम टाइम बच्चे ही आपकी ताकत भी बन जाते हैं। आपको ना धूप नज़र आती है, ना तूफ़ान नज़र आता है, आपको नज़र आते हैं सिर्फ आपके बच्चे और उनका बेहतरीन मुस्तकबिल कि आपने उनको कैसे देना है। ये इनके नसीब की बात है जो इन सब के साथ हुआ। औरतों के साथ हमारी सोसाइटी में बहुत बहुत कुछ हो जाता है और औरतें उसको ढीठ बन के बर्दाश्त भी कर लेती हैं। इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है। आप लोगों में से कोई भी अगर इनकी मदद करना चाहता है तो प्लीज़ इनको मदद करने की गर्ज से इनको कॉल कीजिएगा और इनकी मदद करिए जितना भी हो सकता है। आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है तो उसके लिए भी ऐसे लोगों को हमेशा नज़र में रखा करें। इसीलिए इनकी स्टोरी सामने लेकर आते हैं ताकि आप लोगों को ऐसे लोग हमेशा नज़र आते रहें, क्योंकि हम लोगों की छोटी सी नेकी सबसे बड़ी इबादत होती है और हम लोगों की छोटी सी नेकी से अगर इनके घर में खुशियाँ आती हैं तो इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आप लोगों की बहुत सी दुआएं ऐसे ही कबूल हो जाएंगी जब आप ऐसे लोगों के बारे में सोचेंगे। मैं आपको दोबारा किसी और स्टोरी के साथ मिलूँगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।